हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं अपने क्लासरूम में और आज हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है, कैसे होता है, कंपनी अकाउंटिंग में डिबेंचर का कितना रोल है, एग्जाम में कितना वेटेज आता है, ये तमाम चीज आज हम लोग के क्लास में बने रहेंगे, आज डिस्कस करेंगे और क्लास के साथ बने रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इश्यू ऑफ डिबेंचर। जैसा कि आप देख रहे हैं टॉपिक लिखा हुआ है इश्यू ऑफ डिबेंचर। इसमें हम लोग समझेंगे कि डिबेंचर का मतलब क्या होता है और इशू का मतलब क्या होता है। इशू का मतलब होता है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट्री पेपर आप किसी को दे रहे हो और उसके बदले में कुछ आप पैसा लेना चाहते हो, उसी को बोलते हैं इशू। लेकिन यहां पर डिबेंचर का मतलब क्या हो गया, तो समझिए कंपनी ये है और इधर हम लोग का पब्लिक। आपको पता है कंपनी को आए दिन पैसे की जरूरत पड़ती रहती है, तो कंपनी शेयर से पैसा अरेंज कर लेती। शेयर से पैसा अरेंज करने के बाद अगर कंपनी को और पैसों की जरूरत पड़ती है तो कंपनी मूव करती है कि हम लोग चलो भाई चलते हैं डिबेंचर की ओर। सर ये डिबेंचर क्या है? तो डिबेंचर एक तरह का डेट, एक तरह का लोन, एक तरह का लोन। तो आप बोलोगे सर जब कंपनी शेयर से पैसा ले सकती है तो वो डिबेंचर की ओर क्यों रुझान कर रहा है? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। आपको पता होगा कि जब कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर जो होते हैं कंपनी के ओनर होते। ज्यादा शेयर इशू करके पैसा लाने का मतलब ज्यादा मालिक हो जाना, और ज्यादा मालिक होने का मतलब हर मालिक को प्रॉफिट में हिस्सा कम मिलेगा। तो इसलिए कंपनी बहुत बार क्या करती है कि अगर पहले शेयर इशू करके पैसा ले चुकी है तो दोबारा अगर उसको इशू करने का मौका मिल रहा है और वो नंबर ऑफ ऑनर को इंक्रीज नहीं करना चाहते हैं तो उसके पास एक बेस्ट ऑप्शन होता है डिबेंचर इशू करना। अच्छा, शेयर से जो पैसा इशू करते हैं वो परमानेंट मनी होता है, लंबे समय के लिए होता है। लेकिन डिबेंचर के लिए जब हम लोग पैसा इशू करते हैं तो आज अभी हम लोग को पैसा का प्रॉब्लम है, 4 साल 5 साल के बाद पैसा का प्रॉब्लम नहीं होगा तो हम उसको रीपे कर देंगे, इसीलिए हम लोग इसको इशू कर। चाहे डिबेंचर हो चाहे शेयर हो, दोनों पैसा जो है वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हो रहा है और इसको हम लोग कैपिटल मार्केट का हिस्सा मानते हैं। किसका मानते हैं? कैपिटल मार्केट। ये कैपिटल मार्केट क्या होता है? तो बाजार में फिनांस में दो तरह के मार्केट होते हैं। फिनेंशियल मार्केट जिसको बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं कैपिटल मार्केट और दूसरे को हम लोग बोलते हैं मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट का मतलब हो गया कि पैसा हमको लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए चाहिए, और मनी मार्केट का मतलब हो गया पैसा हमको शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए चाहिए। ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिपेंड करता है। नॉर्मली ये बताया गया है कि 12 महीने से ज्यादा अगर टेन्योर का पैसा अगर हम लोग लेते हैं उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं, और विद इन 12 मंथ अगर पैसा को रीपे कर दिया जाता है उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। मतलब सर कि अगर हम डिबेंचर से पैसा ले रहे हैं तो ये एक तरह का लोन है। बिल्कुल सही आपने बोला। अभी मैं आपको वापस से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये कंपनी है, ये पब्लिक। कंपनी पब्लिक से पैसा मांग रही है, पैसा मांग रही है। पब्लिक बोला तुम ये पैसा लेकर के हमको मालिक बनाओगे या हमको क्रेडिटर बनाओगे? तो इस बार कंपनी बोला नहीं सर, हम आपको मालिक नहीं बनाएंगे, हम आपको क्रेडिटर के रूप में रखेंगे। तो पब्लिक बोला तो हमको उसके बदले में क्या दोगे? तो बोलता है हम आपको उसके बदले में इंटरेस्ट देंगे। बोला अगर मालिक बनाते तो क्या देते? सर अगर मालिक बनाते तो उसके बदले में हम आपको डिविडेंड देते। मालिक बनाते यानी शेयर से पैसा लेते तो उसके बदले में डिविडेंड देना होता, और डिवेंचर से पैसा ले रहे तो उसके बदले में हमको इंटरेस्ट देना होता। अब आइए, अब जब ये आदमी इसको पैसा देगा तो ये आदमी चाहेगा ना भाई कि आपने इस पैसा को रिसीव किया है तो उसके बदले में हमको कुछ लिखित रूप में मिला जाए। तो अगर पब्लिक कंपनी को पैसा देता एज ए लोन के रूप में तो कंपनी अपने पेपर पर कॉमन सील लगा करके और डायरेक्टर का साइन करके एक पेपर देता, उसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। क्या बोलेंगे? एक्नॉलेजमेंट बोले। तो अगर नट सेल में बात किया जाए तो डिबेंचर एक तरह का डेट एक्नॉलेजमेंट है। डेट एक्नॉलेजमेंट है अंडर ए कॉमन सील ऑफ ए कंपनी, जो बताता है कि कंपनी ने फलाने व्यक्ति से 5 लाख रुपया का लोन लिया है और अगले 5 साल तक उस लोन के बदले में उसको इंटरेस्ट पे करेगा। यही है मतलब डिबेंचर। अगर आज के डिस्कशन में देखा जाए तो डिबेंचर एक तरह का डेट एक्नॉलेजमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कंफर्म करता है कि कंपनी ने पब्लिक से फलाने डेट में इतना पैसा
इस रेट से लिया। सर अब हमको समझ में आ गया कि सर डिबेंचर क्या होता है और डिबेंचर क्यों इशू किया। वेरी गुड। क्या होता है डिबेंचर? तो एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। शेयर क्या होता है? सर शेयर डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, वो भी एक तरह का पब्लिक से पैसा लेना ही होता है, लेकिन उस पैसे से कंपनी के ओनर के रूप में पैसा ले रहे हैं। हम आपको ओनर बना रहे हैं, लेकिन जब हम लोग डिबेंचर के रूप में पैसा ले रहे हैं तो कंपनी बोला कि आप मेरे ओनर नहीं है, आप मेरे लिए जस्ट लाइक ए क्रेडिटर हैं। हम आपको क्रेडिटर के रूप में बात करेंगे, समय पर आपको ब्याज देंगे और जब मेरे पास पैसा हो जाएगा तब हम आपको रीपेमेंट कर देंगे। अच्छा, जब बच्चा कंपनी इसको रीपेमेंट करेगा तो कंपनी के वर्ड में इसको बोला जाता है रिडम्पशन। कंपनी के वर्ड में इसको क्या बोला जाता है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। यानी जब कंपनी डिबेंचर इशू करता है तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर, और जब कंपनी डिबेंचर का पैसा पे करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर आपका टॉपिक है। आज हम लोग पहले इशू ऑफ डिबेंचर के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर रिडम्पशन पर चले। बहुत लोगों के सिलेबस में रिडम्पशन नहीं होता है, बहुत लोगों के सिलेबस में रिडम्पशन होता है, डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको दोनों बता। तो आइए स्टार्ट करते। हम लोग मीनिंग ऑफ डिबेंचर समझ गए। मीनिंग ऑफ डिबेंचर समझ में आ गया। डिबेंचर एक डेट एक्नॉलेजमेंट है अंडर द कॉमन सील ऑफ कंपनी that confirm company has taken a loan from a public from this much amount और इस रेट से लिया। आपको इतना ध्यान रख। अब कंपनी ने तो डिबेंचर का पैसा ले लिया, तो कंपनी के लिए डिबेंचर या इशू ऑफ डिबेंचर एक तरह का लायबिलिटीज हो गया। लायबिलिटीज का मतलब 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद इसको पे करना पड़ेगा, और इस लायबिलिटीज पर जो हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे वो एक्सपेंस बोला जाएगा। किसके लिए? कंपनी के लिए एक्सपेंस बोला जाएगा और पब्लिक के लिए इनकम बोल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमको कंपनी के हिसाब से समझना है, डिबेंचर होल्डर के हिसाब से नहीं। सर अभी आपने वर्ड बोला डिबेंचर होल्डर। यस, कंपनी का डिबेंचर जो पर्सन खरीदता है, जो पब्लिक खरीदेगा, उसको हम लोग बोलेंगे डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर के कुछ अधिकार होते हैं, और उसमें सबसे पहला अधिकार होता है कि डिबेंचर होल्डर को टाइमली ब्याज मिलना चाहिए, टाइमली इंटरेस्ट मिलना चाहिए। सर ये इंटरेस्ट एक बार में मिलेगा या महीना महीना मिलेगा? तो बोलता है, लॉ बोलता है कंपनी इंटरेस्ट एनुअली भी दे सकता है और हाफ ईयरली भी दे सकता है। ज्यादातर कंपनी हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करता है, तो हम लोग क्वेश्चन के अनुसार से देखेंगे। अगर हाफ ईयरली पे करा तो हाफ ईयरली में चल जाएंगे, और एनुअली पे करा तो हम लोग एनुअली में चल जाएंगे। लेकिन पहले हम लोग इशू के बारे में बात। क्लियर है बच्चा? डिबेंचर समझ में आ रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिबेंचर, और कंपनी डिबेंचर ही क्यों इशू करना चाहता है, शेयर इशू क्यों नहीं करना चाहता है। आई होप कि आपको ये सब बातें क्लियर हो गया होगा। कंपनी शेयर से भी पैसा अरेंज कर सकता है, डिबेंचर से भी पैसा अरेंज कर सकता है। शेयर से पैसा अरेंज करने में नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ जाते हैं, मतलब नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ ओनर बढ़ गया, और जैसे ही नंबर ऑफ ओनर बढ़ गया, हर ओनर के पास प्रॉफिट का हिस्सा बहुत कम हो। इसीलिए कंपनी चाहता है कि जो ओनर पहले से मेरे पास है उतना ही रहे, और जो पैसा की जरूरत पड़े हम दूसरे सोर्स से उस पैसा को, उस फंड को, रिक्वायरमेंट को पूरा करें, और वो दूसरा ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फंड जो होता है वो डिबेंचर। डिबेंचर से हम लोग लोन के रूप में पैसा लेते हैं, समय समय पे इंटरेस्ट पे करेंगे, और जब मेरे पास सफिशिएंट मनी हो जाएगा तब हम लोग उसको रीपेमेंट कर देंगे, और उसको बोला जाएगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब आइए हम लोग बात टाइप ऑफ डिबेंचर। हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ डिबेंचर के बारे में। देखिए टाइप ऑफ डिबेंचर, ये आप चार्ट देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे थ्योरी क्वेश्चन आता है। टाइप ऑफ डिबेंचर क्या होते हैं इसको जरा ढंग से समझेंगे। बोला गया है, देखिए आप क्या एडिटिंग हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, यहां से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। कोई भी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे आप
आईसीएसई बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और इसको आप बारीकी से समझिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग अभी डिबेंचर का मीनिंग पढ़ चुके हैं, व्हाट इज डिबेंचर पढ़ चुके हैं। अभी यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर। मतलब टाइप्स ऑफ डिबेंचर जो होते हैं वो 6 तरीके का होता है। 6 तरीके के बेसिस पर डिबेंचर को बांटा गया है। वो 6 तरीके का डिबेंचर क्या है? तो पहला बोला गया ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी का मतलब होता है, उसमें आता है आपके पास सिक्योर और अनसिक्योर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योर एंड अनसिक्योर, ये समझेंगे। तो अभी हम आपको बताएं कि ये कंपनी है और ये पब्लिक। कंपनी डिबेंचर इशू किया है, इशू ऑफ डिबेंचर, पब्लिक इसको पैसा दिया, लेकिन पब्लिक को डर है कि मेरा पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके लिए हम कंपनी को बोलते भैया हमको कुछ मॉर्गेज दो, हमको कुछ क्या दो? मॉर्गेज दो। तो कंपनी बोलता है कि ठीक है हम आपको मॉर्गेज देंगे। कंपनी के पास बहुत सारा एसेट होता है, बहुत सारा क्या होता है? एसेट। अच्छा, मॉर्गेज को ही कंपनी के वर्ल्ड में चार्ज बोला जाता है। इससे भी एक क्वेश्चन आता है, चार्ज। ये चार्ज क्या होता है, मॉर्गेज क्या होता है? तो आप अभी मोटा मोटी हिंदी में समझिए, गिरवी। पब्लिक को विश्वास नहीं हो रहा है कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है, बोला हम तुमको पैसा देंगे, उसके बदले में तुम हमको कुछ गिरवी दे दो। तो उस तरह के चीजों को हम लोग बोलेंगे सिक्योर डिबेंचर। मान लीजिए पब्लिक ने 10 लाख रुपया लगाया और कंपनी ने 15 लाख का बिल्डिंग या 15 लाख का लैंड मॉर्गेज कर दिया। इस तरीके से व्हेन लोन अमाउंट से ज्यादा आपका मॉर्गेज वैल्यू है, मॉर्गेज एसेट है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिक्योर डिबेंचर। मतलब आपका डिबेंचर सिक्योर है, डिबेंचर होल्डर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन केस कंपनी डिबेंचर का पैसा रीपेमेंट करने में फेल कर जाता है, तो जो डिबेंचर होल्डर और जो डिबेंचर ट्रस्टी होता है वो इस एसेट को बेच करके अपना पैसा रियलाइज करेगा। यानी किसी भी सूरत हाल में आपका पैसा डूब नहीं सकता है, अनसेफ नहीं है। उस तरह के डिबेंचर को हम लोग क्या बोलेंगे? सिक्योर डिबेंचर बोले। जैसे अगर हम लोग कोई दोस्त लोग से पैसा लेते हैं, हमको आज 500 रुपए दे दो, तो कुछ दोस्त होता है तुरंत 500 रुपए निकाल के दे दिया, और कुछ दोस्त होता है 500 के बदले में तुम क्या दो? लाओ मोटरसाइकिल का चाबी हमको दे दो, 2 दिन हम चलाएंगे मोटरसाइकिल। अगर 500 के बदले में मोटरसाइकिल का चाबी उसको दे दिए हैं, तो एक तरह से आपने मोटरसाइकिल उसको गिरवी दे दिया। इसका मतलब वो 500 रुपया उसका पूरी तरह से सेफ है। लेकिन आपका दोस्त, दूसरा दोस्त जिससे 500 रुपया मांगे हैं और वो आपसे कुछ नहीं बोला, बस 500 रुपया निकाल के दे दिया, यानी कोई गिरवी नहीं लिया, उस तरह के चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे? अनसिक्योर डिबेंचर। तो याद रहे बच्चा, टाइप ऑफ डिबेंचर पढ़ने के लिए कितने बेसिस पर डिबेंचर को बांटा गया है? तो देयर आर 6 बेसिस ऑन विच डिबेंचर कैन बी क्लासिफाइड। नंबर 1 है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी के अंदर 2 पार्ट आते हैं, नंबर 1 सिक्योर डिबेंचर और नंबर 2 अनसिक्योर डिबेंचर। क्लियर है? सिक्योर किसको बोलेंगे और अनसिक्योर किसको बोलेंगे? डन डन। दूसरा है टेन्योर के आधार। टेन्योर बोलने का मतलब टाइम, टेन्योर बोलने का मतलब बच्चा टाइम। ये टाइम क्या? तो टाइम के आधार पे बोला रिडीमेबल डिबेंचर और परपेचुअल और इरिडीमेबल डिबेंचर। अच्छे से समझिएगा, कभी कभी सीबीएसई वाले 2-3 नंबर का क्वेश्चन इससे डाल देते हैं और बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है और आईसीएसई बोर्ड में भी 2 नंबर का क्वेश्चन डाल देता है। टेन्योर के आधार पर डिबेंचर 2 तरीके। रिडीमेबल, रिडीमेबल का मतलब होता है कि आफ्टर एट 5 ईयर्स, 6 ईयर, 7 ईयर कंपनी आपके डिबेंचर का रीपेमेंट कर दे, यानी कंपनी जो पैसा लिया है वो आपको लौटा, जिसको हम लोग पढ़े थे रिडम्पशन भी पढ़े थे, रिडम्पशन भी पढ़े थे। याद कीजिए बच्चे, रिडम्पशन भी पढ़े थे हम लोग, बताए थे आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहा, परपेचुअल और इरिडीमेबल डिबेंचर क्या? नाम से आ रहा परपेचुअल। आप लोग अगर कंपनी पढ़े होंगे तो कंपनी का एक फीचर होता है परपेचुअल, मेंबर विल कम, मेंबर विल गो, कंपनी गोज फॉर एवर, ये परपेचुअल। तो सर क्या परपेचुअल और इरिडीमेबल का मतलब है एक बार पब्लिक पैसा दे दिया तो कंपनी उसको लौटाएगा? नहीं सर, वो हमेशा के लिए हो जाएगा, यही समझना है यहाँ। परपेचुअल का दूसरा नाम है इरिडीमेबल। आज के समय में कंपनी एक्ट बोलता है कि कोई भी कंपनी डिबेंचर अगर इशू करता है तो उसको हर हाल में 10 साल में पैसा वापस करना। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन भी,
नॉर्मली आज के समय में बोला गया है कि भैया 10 साल के अंदर डिबेंचर का रिडम्पशन करना ही करना है। लेकिन कुछ कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए काम करती है उसको ये अलाउड दिया गया है कि वो डिबेंचर 10 साल से ज्यादा का टेन्योर का इशू करेगा, लेकिन उसको भी एक अपर लिमिटेशन दे दिया है कि आप 30 साल के पहले यानी 10 साल से ज्यादा और 30 साल के कम का ही डिबेंचर इशू कर सकते। अब आपके मन में आएगा कि सर ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाली कंपनी कौन हो, तो बोलता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाली कंपनी का मतलब हो गया जो जैसे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन लिमिटेड करके एक कंपनी, जैसे रेल ऑर्गेनाइजेशन करके एक कंपनी, अडानी इंटरप्राइजेस करके एक कंपनी जो लंबे लंबे प्रोजेक्ट के लिए काम करती है। इस तरह के कंपनी को हम लोग बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी को इरिडीमेबल डिबेंचर इशू करने का परमिशन है। इरिडीमेबल डिबेंचर का मतलब नॉर्मली 10 साल के अंदर आपको उसका रीपेमेंट कर देना है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनी के लिए ये समय सीमा 10 साल से ज्यादा है और 30 साल से। याद रहेगा बच्चा, क्लियर है? तो डिबेंचर के टाइप्स पढ़ रहे हैं हम लोग। देयर आर 6 बेसिस ऑन विच डिबेंचर हैज बीन क्लासिफाइड। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी देयर आर 2 टाइप ऑफ डिबेंचर। नंबर 1 इज सिक्योर डिबेंचर, मॉर्गेज डिबेंचर, और दूसरा इज अनसिक्योर्ड डिबेंचर। ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर देयर आर आल्सो 2 टाइप ऑफ डिबेंचर। नंबर 1 इज रिडीमेबल डिबेंचर एंड नंबर 2 इज इरिडीमेबल डिबेंचर। इरिडीमेबल डिबेंचर क्या डिफाइन किया गया है? आज के कंपनी लॉ 2013 के अनुसार, रिसेंट अमेंडमेंट के अनुसार, एक कंपनी डिबेंचर इशू कर सकता है लेकिन 10 साल से ज्यादा का टेन्योर का डिबेंचर नहीं इशू कर सकता। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी जो होता है उसके लिए कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है कि वो 10 साल से ज्यादा और 30 साल से कम के टेन्योर वाले डिबेंचर इशू कर। तीसरा है मोड ऑफ रिडम्पशन के बेसिस पर डिबेंचर को क्लासिफाई। मोड ऑफ रिडम्पशन के बेसिस पर डिबेंचर को क्लासिफाई करने का मतलब हो गया किस तरह से आप उसको दीजिएगा। जैसे हम लोग दुकान में जाते हैं तो पूछते हैं व्हाट इज द मोड ऑफ पेमेंट। आप कैश में पेमेंट करोगे, यूपीआई पेमेंट करोगे, कार्ड से पेमेंट करोगे, चेक से पेमेंट करोगे, उसको बोलते हैं मोड ऑफ पेमेंट। उसी तरह से ये बोला मोड ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब हो गया पैसा देना। तो बोला सर कैसे पैसा दोगे आप? तो बोला 2 तरह का। एक बोला नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है, यानी इसका पैसा आपको सीधा सीधी कैश में मिलेगा, और एक कन्वर्टेबल डिबेंचर है। कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब हो गया कि हम आपको डिबेंचर के बदले में शेयर देंगे। अब हमको मालिक बनाएंगे। अभी तक आप क्रेडिटर थे, अब आपको हम क्या बनाएंगे? मालिक। मालिक बनाने का मतलब हो गया आपका क्रेडिटर का स्टेटस खत्म और मालिक का स्टेटस शुरू। उसको बोलेंगे कन्वर्टेबल डिबेंचर। अच्छा, डिबेंचर को डिबेंचर में कन्वर्ट करेंगे नहीं, डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट, क्योंकि अल्टीमेटली चार्म जो होता है वो मालिक बनने का हो। तो अगर आप डिबेंचर को डिबेंचर में कन्वर्ट करेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब यहां पर क्या होगा? डिबेंचर वुड बी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी। अब उसमें भी 2 बोला है, फुल्ली कन्वर्टेबल और से मान लीजिए मेरे पास 1 लाख का डिबेंचर, अगर 1 लाख का डिबेंचर के बदले 1 लाख का शेयर मिल गया उसको बोलेंगे फुल्ली कन्वर्टेबल। और 1 लाख का डिबेंचर के बदले में 50,000 का शेयर मिला और 50,000 का कैश मिला, उसको बोलेंगे पार्टली। सर यहाँ 50-50 नहीं, 60-40 भी हो सकता है, 80-20 भी हो सकता है। मतलब जितना डिबेंचर आपके पास है उतना का शेयर मिलने का मतलब फुल्ली कन्वर्टेबल। जितना डिबेंचर है उसमें से कुछ के लिए शेयर मिला, कुछ के लिए कैश मिला, के लिए पार्ट। तो अभी तक हम लोग 3 पढ़ ली। टाइप ऑफ डिबेंचर, देयर आर 6 बेसिस ऑन डिबेंचर can be classified, categorized. Number 1 on the basis of security, उसके अंदर 2 पार्ट है, secure debenture, unsecured debenture. Number 2 on the basis of tenure, जिसमें आता है redeemable और irredeemable. And number 3 mode of redemption के बेसिस पर उसमें आता है 2, Number 1 non convertible and Number 2 convertible. कन्वर्टेबल से भी 2 आता है, इसके अंदर बोलते हैं पार्टली कन्वर्टेबल और फुल्ली कन्वर्टेबल। चलिए बच्चे अब आइए यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन बहुत बार देखते हैं बच्चा, रजिस्ट्रेशन क्या होता है? रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है रजिस्टर्ड, आपके नाम पर वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला 2 तरह का होता है, रजिस्टर्ड डिबेंचर और बियरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर का मतलब होता है वो डॉक्यूमेंट में आपका नेम एड्रेस लिखा हुआ है, सीरियल नंबर लिखा हुआ है और वो आपसे बिलोंग कर रहा है,
इसलिए उसको बोलेंगे रजिस्टर्ड डिबेंचर। एक होता है बियरर डिबेंचर। बियरर डिबेंचर का मतलब उस पर किसी का नाम वगैरह लिखा हुआ, जैसे हमारा करेंसी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो नोट है हमारा करेंसी, हमारे देश की करेंसी है, लेकिन ये बियरर करेंसी है। बियरर करेंसी का मतलब है कि इसके जिसके हाथ में ये रहेगा वही इसका मालिक। तो उसी तरह से बियरर डिबेंचर का मतलब हो गया कि अगर वो डिबेंचर का डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है तो डिबेंचर का मालिक हम हो गए। तो ये थोड़ा सा क्या है, रिस्की भी हो जाता है, इसलिए हमेशा कोशिश करना चाहिए रजिस्टर्ड डिबेंचर ही हम लोग बाय। क्लियर है? इसमें लिखा हो रहता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑफ सम ऑफ ₹200। इसका मतलब जिसके हाथ में ये जाएगा वही इसका मालिक होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ बियरर। दैट इज द मीनिंग ऑफ बियरर। क्लियर है बच्चा? रजिस्टर्ड का मतलब आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। बियरर का मतलब आपका नाम नहीं लिखा हुआ, आपके पास है तो आपका है, किसी दूसरे के पास चला जाएगा तो किसी दूसरे का हो। ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी का मतलब हो रहा है प्रेफरेंस, पहले किसको दिया जाए। तो उसमें दो तरह के होते हैं, फर्स्ट डिबेंचर, सेकंड डिबेंचर। फर्स्ट डिबेंचर और सर थोड़ा इसको बताओ। तो हम बताए थे बच्चा कि आप प्रॉपर्टी मॉर्गेज देता है। मान लीजिए एक कंपनी है, कंपनी के पास एक लैंड एंड बिल्डिंग है 50 लाख। कंपनी ने डिबेंचर इशू किया पब्लिक को 20 लाख और ये वाला लैंड एंड बिल्डिंग मॉर्गेज के रूप में दे दिया। कंपनी दूसरा डिबेंचर इशू किया 40 लाख और ये वाला ही बिल्डिंग अगेन मॉर्गेज कर, यानी एक ही बिल्डिंग को वो 2 बार मॉर्गेज कर रहा है। तो जहां पहली बार मॉर्गेज किया उसको बोला जाएगा फर्स्ट डिबेंचर, जहां दूसरी बार मॉर्गेज कर रहा है उसको बोला जाएगा सेकंड डिबेंचर। अब इसमें क्या है कि फर्स्ट डिबेंचर और सेकंड डिबेंचर में प्रायोरिटी। अगर कंपनी फोल्ड कर जाता है तो पहले पैसा किसको मिलेगा? पहले पैसा मिलेगा इस, और उस पैसा को देने के बाद अगर जो पैसा मिलेगा उस तभी सेकंड डिबेंचर को दिया जाएगा। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे चार्ज में तो उसको बोलते हैं फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लग। नेक्स्ट, कूपन रेट। आप लोग याद कीजिएगा, डिबेंचर जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो आगे में उसका रेट लिखा हुआ 10%, 1000 डिबेंचर। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट को ही हम लोग कूपन रेट बोलते हैं। इंटरेस्ट रेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो बहुत सारे डिबेंचर में स्पेसिफिक कूपन रेट लिखा, आगे में रेट लिखा हुआ है स्पेसिफिक, लेकिन आगे में रेट नहीं लिखा हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन का मतलब हो गया कि उसमें कोई रेट नहीं है। अच्छा याद रखिएगा, जीरो कूपन हमेशा डिस्काउंट में इशू होगा। आप बोलेगे सर जीरो कूपन लिखा हो तो कोई आदमी क्यों उसमें पैसा लगाएगा जब ब्याज ही नहीं मिलेगा? ये तो क्लियर बोल रहा है कि 10% ब्याज मिलेगा, इसमें क्यों पैसा लगाएगा? बोला इसमें इसलिए पैसा लगाएगा कि 100 रुपया का सामान ये आपको 90 रुपया में मिलेगा और 5 साल के बाद आपको वापस जब दिया जाएगा तो 100 रुपया दिया जाएगा। इसको बोलते हैं पार। इसका मतलब 100 का सामान अभी 90 में लिए, 5 साल के बाद हमको 100 मिलेगा, तो 90 और 100 का डिफरेंस जो हो गया वही तुम्हारा इंटरेस्ट। ठीक है बच्चा? तो आइए हम लोग इस क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ डिबेंचर को सम अप करने जा रहे हैं। एक बार वापस से अपने एनर्जी को रीबिल्ड कीजिए, टेक ए लॉन्ग ब्रेथ और आइए इसको हम लोग समझते वापस। चलिए, सबसे पहला डिबेंचर के प्रकार कितने होते हैं? व्हाट इज द टाइप्स ऑफ डिबेंचर? यहां पर हम लोग बोलेंगे देयर आर 6 बेसिस ऑन विच डिबेंचर कैन बी क्लासिफाइड। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ, पहले अभी हम लोग ऑन द बेसिस पढ़ते, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिडम्पशन, ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी और ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट। कूपन रेट का भी 2 भाग में बांटा गया है, स्पेसिफिक कूपन रेट और जीरो कूपन रेट। जीरो कूपन रेट का मतलब ये जो डिबेंचर है बाजार में हमेशा डिस्काउंट में मिलेगा और इसका रिडम्पशन पार पर होगा और उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वही मेरा कहलाएगा। मोड ऑफ रिडम्पशन के बेसिस पर 2 होता है, नॉन कन्वर्टेबल और कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल किस चीज में होगा? इक्विटी शेयर में। उसमें बोला पार्टली कन्वर्टेबल भी हो सकता है और फुल्ली कन्वर्टेबल। जितना का डिबेंचर आपके पास है उतना का शेयर दे दिया गया, फुल्ली कन्वर्टेबल। जितना का डिबेंचर उसमें से कुछ का शेयर दिया गया, बाकी के लिए पैसा दिया गया। फिर हम लोग बात किए ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, 2 तरह का होता है, रिडीमेबल डिबेंचर और इरिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर का मतलब वैसा डिबेंचर जिसका रीपेमेंट 10 साल के अंदर होना ही होना, ये एज पर न्यू कंपनी रूल्स के हिसाब से है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर आपकी कंपनी या कोई कंपनी
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है तो वो पब्लिक से पैसा लंबे समय के लिए ले सकता है, यानी मोर देन 10 ईयर के लिए भी हो सकता है, बट एनी हाउ 30 ईयर के पहले उसको कंप्लीट करना हो। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी के लिए डिबेंचर का जो समय सीमा है वो 10 साल से ज्यादा भी हो सकता है और 30 साल से कम। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिबेंचर।